नमस्कार, मेट्रो न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत फरीदाबाद से बड़ी खबर के साथ करेंगे। नगर निगम में 50 करोड़ के घोटाले की शिकायत दर्ज करवाई गई है। विजिलेंस के पास पहुंचा है 50 करोड़ के घोटाले का मामला। शिकायतकर्ता और पार्षदों से विजिलेंस ने जानकारी ली है। 10 वार्डों में बिना काम 50 करोड़ के भुगतान का आरोप लगाया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी शिकायतकर्ता और पार्षदों से विजिलेंस ने इस बारे में जानकारी ली है। 10 वार्डों में बिना काम 50 करोड़ के भुगतान का आरोप लगाया जा रहा है। विजिलेंस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं फरीदाबाद से, जहां नगर निगम में 50 करोड़ के घोटाले की शिकायत दर्ज करवाई गई है। विजिलेंस के पास पहुंचा है 50 करोड़ के घोटाले का मामला। ये बड़ी खबर, शिकायतकर्ता और पार्षदों से विजिलेंस ने इस बारे में जानकारी दी है। 10 वार्डों में बिना काम 50 करोड़ के भुगतान का आरोप लगाया जा रहा है। विजिलेंस ने हालांकि इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अब जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। फरीदाबाद से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। नगर निगम में 50 करोड़ के घोटाले की शिकायत मिली है। विजिलेंस के पास पहुंचा है 50 करोड़ के घोटाले का मामला। 10 वार्डों में बिना काम 50 करोड़ के भुगतान का आरोप लगाया गया है। विजिलेंस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। नगर निगम में 50 करोड़ के घोटाले का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता और पार्षदों से विजिलेंस ने जानकारी ली है। 10 वार्डों में बिना काम 50 करोड़ के भुगतान का आरोप लगाया गया है। विजिलेंस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो विजिलेंस के पास पहुंचा है 50 करोड़ के घोटाले का मामला। और ज्यादा जानकारी के साथ देवेंद्र कौशिक मेरे सहयोगी इस खबर पर मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। देवेंद्र, एक बड़ा मामला यहां पर सामने आया है, अभी तक क्या अपडेट मिल रही है इसके बारे में? बिल्कुल सोनल, देखिए अगर बात करें इस 50 करोड़ के घोटाले को तो एक इसमें विजिलेंस की तरफ से जांच शुरू कर दी गई है। चूंकि एक पुराना काफी लंबा मामला चला आ रहा था और तमाम जो पार्षद हैं वो इस बात को लेकर जांच की लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से इसमें हीला हवाली हुई अधिकारियों की तरफ से, लेकिन अब इस जाँच को अब विजिलेंस की तरफ से शुरू कर दिया गया है और विजिलेंस अधिकारियों की तरफ से नगर निगम कार्यालय से वो तमाम जो दस्तावेज हैं वो मंगाने के लिए उनको कहा गया है। इसके साथ साथ में कुछ अधिकारियों को, जो संबंधित अधिकारी हैं, उनको पूछताछ के लिए नोटिस भेजने की अब तैयारी विजिलेंस की तरफ से कर दी गई है। तो कह सकते हैं कि राज्य चौकसी ब्यूरो की तरफ से 50 करोड़ का जो घोटाले का मामला था, अब उसकी जांच शुरू कर दी गई है। अगर मामले की बात करें तो देखिए फरीदाबाद में 10 ऐसे वार्ड थे जिनमें एक भी ईंट नहीं लगी थी, कोई विकास कार्य नहीं हुआ था, लेकिन ठेकेदारों को अधिकारियों की तरफ से 50 करोड़ की जो राशि थी उसका भुगतान कर दिया गया। और इसमें जो चीजें सामने निकल कर आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि कमिश्नर रैंक के अधिकारियों तक की परमिशन से इतनी बड़ी रकम को निकाला जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ में अगर बात करें तो देखिए इसको इंडिया न्यूज हरियाणा की एक खबर का असर भी कहा जाएगा। चूंकि 20 फरवरी को जो फरीदाबाद अधिवेशन हुआ था, मेट्रो न्यूज की लॉन्चिंग हुई थी, तो बाकायदा वहां जो डिप्टी मेयर नगर निगम के हैं मनमोहन गर्ग, उनसे ये सवाल किया गया था कि कितने ही ऐसे घोटाले हैं जिनकी जांच सामने नहीं आती है। और इस 50 करोड़ के मामले की भी जब बात की गई थी, उसमें फाइल जलाने तक की जो बात की गई थी, उस पर उनके बाद में मनमोहन गर्ग की तरफ से ये भरोसा दिया गया था कि हम किसी गलत आदमी को ना फंसे, इसलिए इसको जांच कर रहे हैं और इसमें जो तथ्य होंगे वो निकलकर सामने आएंगे। लेकिन अब कह सकते हैं कि हरियाणा सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए थे 3 दिन पहले और राज्य चौकसी ब्यूरो के पास में ये पूरा मामला ट्रांसफर हो चुका है। और अब दस्तावेजों को खंगाला जाएगा कि आखिर किस वजह से, कौन कौन ऐसे अधिकारी थे और कौन कौन वो ठेकेदार थे जिनको ये पेमेंट की गई, और कौन कौन से वार्ड जहां जिस तरह से जिक्र किया जा रहा है कि एक ईंट वहां नहीं लगी, कोई विकास कार्य नहीं हुआ, और उसके बाद में भी इस तरह का बड़ा घोटाला हो जाता है और उसकी जांच रिपोर्ट नहीं आती है। जांच कराई गई थी, निगम के अधिकारियों की एक टीम बनाई गई थी, लेकिन उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई थी। इसी बात को लेकर तमाम तरह के सवाल निगम के अधिकारियों पर भी उठ रहे थे और ठेकेदारों पर भी उठ रहे थे। बहुत बड़े सवाल इस पूरे मामले में उठ रहे हैं। और एक और अहम जानकारी यहाँ पर मैं आपसे लेना चाहूंगी देवेंद्र, क्या लगता है कि ये जो शिकायत अब दर्ज करवाई गई है, इसमें क्या कोई पार्टिकुलरली कोई नाम दिया गया है, किसी अधिकारी पर इशारा किया गया है, किन लोगों के फंसने की संभावना नजर आ रही है?
बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो इसमें जेई से लेकर कहीं ना कहीं जो कमिश्नर रैंक के अधिकारी हैं वहां तक की सभी की बात सामने आ रही है, क्योंकि जेई को पहले एमवी भरनी होती है, तमाम जो बजट है, कितना बजट पास करना है, ये तमाम जो एक्शन है, चाहे एससी है, उनके मार्फत एक ये जो फाइनेंस कमेटी है वहां तक ये मामला पहुंचता है। फाइनेंस कमेटी से पास होने के बाद में जो कमिश्नर रैंक के अधिकारी होते हैं उसको पास करते हैं, उसके बाद में ये पैसा रिलीज किया जाता है। लेकिन इस बीच में जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए, ये निश्चित तौर से इस बात की जाँच होनी है कि जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए, जिनके आधार पर इतनी बड़ी रकम निकाली गई, वो आखिर कहां से डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए, कौन कौन उसमें तैयार करवाने में शामिल हुए। चूंकि जिक्र हम कर रहे हैं जिस तरह से भी अगर कोई भी विकास कार्य, सड़क या पानी या कोई बिजली पानी को लेकर जिस तरह से डीपीआर तैयार होती है या एक बजट पास किया जाता है, तो उससे पहले जूनियर इंजीनियर, एसडीओ, एक्शन, ये तमाम वो अधिकारी होते हैं जिनकी एक रिपोर्ट बनाई जाती है और उस रिपोर्ट के आधार पर उसका पैसा अलॉट किया जाता है और पैसा अलॉट होने के बाद में जब वहाँ काम हो जाता है, काम होने के बाद में उसकी पेमेंट की जाती है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तमाम जो काम थे वो विकास कार्य थे, वो कागजों पर होते हुए दिखाई दिया और उसके बाद में उनकी पेमेंट कर दी गई। अब इसी बात को लेकर जांच, तमाम तरह की जांच की भरोसा जरूर अधिकारियों की तरफ से दिलाया गया। ठीक है देवेंद्र, बिल्कुल अपने आप में एक बड़ा गड़बड़ झाला यहाँ पर नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि इसमें कौन कौन लोग फंसते हैं और आगे इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलता है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और वहीं फरीदाबाद में सैलरी नहीं मिलने से आंगनबाड़ी के कर्मचारी परेशान हैं। आंगनबाड़ी कर्मचारियों का कहना यह है कि 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सैलरी नहीं मिलने से परेशान आंगनबाड़ी के सुपरवाइजर की तरफ से जिला प्रोग्राम अधिकारी को वेतन दिलवाने के लिए ज्ञापन दिया गया और जल्द से जल्द सैलरी रिलीज करवाने की मांग की गई है। इस दौरान आंगनबाड़ी सुपरवाइजर ने कहा कि एक तरफ तो सरकार महिला सशक्तिकरण के दावे करती है, तो दूसरी तरफ 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। एक तरफ महिला सशक्तिकरण को लेकर एक हफ्ते के कार्यक्रम महिलाओं को लेकर खास तौर से किए जा रहे हैं, हर जिले में इस तरह के कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं और 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। लेकिन इसके बीच में कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो आंगनवाड़ी की सुपरवाइजर हैं, उनको पिछले कई महीने से वेतन नहीं मिला है और उसको लेकर वो ज्ञापन दे रही हैं और बात भी करेंगे कि आखिर सैलरी मिली क्यों नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका है जी। कब से सैलरी नहीं मिली आपको? हमें नवंबर से नहीं मिली है। अक्टूबर को, मतलब नवंबर में हमें जो पेड होना था उससे लेकर अब तक हमें सैलरी नहीं मिली है और हमें 3-3 सुपरवाइजर्स का काम दिया जा रहा है। बेसिकली एक सुपरवाइज़र के पास 25 सेंटर होने चाहिए और हमारे यहाँ पर जितनी भी हमारी सुपरवाइजर्स खड़ी हैं सबके पास 80 से ऊपर सेंटर्स हैं और हमें सरकार द्वारा रोज़ भेजा जाता है कि आज ये कार्यक्रम करिए, आज एरिया में जाके आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम करिए, आज एरिया में जाके महिला गोष्ठी करिए। लगातार आप मेहनत कर रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लगातार कार्यक्रम भी सरकार की तरफ से कराए जा रहे हैं। क्या लगता है जो सशक्तिकरण की बात की जा रही है सरकार की तरफ से, आप सशक्त हो पा रहे हैं? सर, एक तरफ तो महिला दिवस हम समारोह सेलिब्रेट कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, दूसरी तरफ से अक्टूबर के बाद 4 महीने सर कंप्लीट हो चुके हैं, हमें वेतन नहीं मिला है। उसके साथ ही साथ काम का दबाव बहुत अधिक है। एक सुपरवाइज़र के पास लगभग 3 आपके सर्कल हैं, कई बार ऑफिस में रिपोर्टिंग का इतना ज़्यादा दबाव हो जाता है। फिर आप बताइए कहाँ महिला सशक्तिकरण की हम बात करें। बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या आखिर वजह क्या है, क्यों नहीं मिल रही है आपकी सरकार स्तर पर या कहीं बात हुई हो, क्यों नहीं सैलरी मिल रही है? हम तो अपने ऑफिसर से बात करते हैं, वो कहते हैं बजट नहीं है, बजट के कारण आपको नहीं दी जा रही। काम हम कर रहे हैं, समय पर कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं अधिकारी, चूंकि आपके साथ ये ज्ञापन आपने दिया है। अनीता शर्मा, आप प्रोग्राम ऑफिसर हैं, वजह क्या है, क्यों नहीं मिल रही? इतने दिन इनको 4 महीने हो गए, सैलरी नहीं मिली अभी तक। सर ऐसा है कि हमने बजट की डिमांड दी, विभाग ने हमारे से जब मांगी थी हमने बजट की डिमांड दे दी है और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि इस सप्ताह आपका बजट ज़रूर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि कल तक शायद हमारा बजट आ जाए। सवाल तमाम तरह के उठ रहे हैं, सशक्तिकरण की बात की जा रही है, लेकिन उनको सैलरी नहीं मिल रही, वो आगे आखिर काम कैसे करें? बिल्कुल सही है सर, हमने विभाग को बार बार इस बारे में अवगत कराया है, लेकिन अब यही आश्वासन दिया जा रहा है कि इस हफ्ता, इस माह में सभी सैलरी को क्लियर कर। उम्मीद जता रहे हैं आपके इस महीने सैलरी सभी को मिल जाएगी, पिछली बकाया? बिल्कुल बिल्कुल, हमने जैसे कि अपने विभाग से आगे हेड ऑफिस बात की है तो उन्होंने यही हमें आश्वासन दिया कि इस माह सभी की सैलरी क्लियर कर दी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में अनीता शर्मा जो प्रोग्राम ऑफिसर हैं और जो तमाम आंगनवाड़ी सुपरवाइजर हैं, उनका यही कहना है कि महिला सशक्तिकरण की बात ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ में उन्हें अपना परिवार चलाना होता है। पिछले लगातार अगर 4 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली है तो कहीं ना कहीं उनकी भी मजबूरी है। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस महीने सभी को सैलरी मिल जाएगी। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।
और वहीं निजी कंपनियों में 75% रोजगार वाले बिल को लेकर युवाओं में काफी उत्साह है और इसी के चलते बल्लभगढ़ के जकोपुर गांव में पहुंचने पर जेजेपी जिलाध्यक्ष तेजपाल डागर का ग्रामीणों ने फूल मालाओं से स्वागत किया है। इस दौरान तेजपाल डागर ने कहा कि 75% रोजगार के बिल से हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिलेगा, प्रदेश में बेरोजगारी खत्म होगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि जेजेपी ने चुनाव से पहले युवाओं से रोजगार का वादा किया था, जो अब पूरा हुआ है। सबसे पहले मुख्य उद्देश्य आज जो हमारा है कि जननायक जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा था कि 75% प्राइवेट कंपनियों में हरियाणा प्रदेश के युवाओं की भागीदारी, उसको लेकर आज हम जक्खोपुर गांव में पहुंचे हैं। खुशी जाहिर कर रहे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं कि भाई जो है जननायक चौधरी देवीलाल जी ने जो जननायक जनता पार्टी का जो पौधा लगाया है वो आज हमें कि हम महसूस कर रहे हैं कि भाई हम बहुत अच्छी जगह हैं। इसको 75% जो कानून बन गया तो इसका फायदा मिलेगा। और आपने विरोध प्रदर्शन तो बहुत देखे होंगे, लेकिन बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी में एक अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। परिजनों से सताए एक युवक ने लोगों के जूते पॉलिश करने का काम शुरू कर दिया और इतना ही नहीं, पॉलिश करने वाला युवक अपने ग्राहकों को बिस्किट के पैकेट देकर आभार जताता है। ये युवक मूल रूप से फरीदाबाद की कुंदन कॉलोनी का रहने वाला है और इसका आरोप ये है कि इसकी घरवाली ने इसके मकान और दुकान की रजिस्ट्री को अपने कब्जे में ले लिया। इसके कई बार मांगने के बावजूद भी वो इसकी रजिस्ट्री को इसके हवाले नहीं कर रहे हैं और इस पूरे मामले की शिकायत भी पुलिस से की गई, लेकिन इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद ये खफा होकर पिछले 3 दिनों से रोड पर बैठकर लोगों के जूते पॉलिश कर रहा है और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आरोप है कि इसके घर वाले इसके साथ मारपीट भी करते हैं और पुलिस के द्वारा इसको डराते धमकाते भी हैं। प्रोटेस्ट मुझे इसलिए लेना पड़ा कि मैंने एफआईआर लॉन्च कॉपी करने के बावजूद भी मेरी घरवाली ने मुझे घर के रजिस्ट्री के कागज़ नहीं दे रही हैं और मुझे बार बार तंग किया जा रहा है। उनकी सहपाठियों द्वारा वार्निंग दी जाती है कि हम कपड़े फाड़ लेंगे, पुलिस को बुला करके आपको बंद करा देंगे। इस तरीके की बातें होती रहती हैं और आगे कई बार उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, महिला पुलिस के द्वारा मुझे प्रताड़ित कराया गया, लेकिन उन्होंने सुलह कराने की कोशिश भी की, लेकिन ये सुलह नहीं करती हैं। वहाँ पर राजीनामा के स्टेटमेंट लिखाती हैं और लेकिन ये कर नहीं पाती। उन्होंने अग्रसेन चौकी के धर्म में भी इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया और भेजा, वहाँ पर भी मुझे कई दिन बैठाला गया, लेकिन मेरा कोई समाधान नहीं किया गया। और वहीं बल्लभगढ़ के गांव फिरोजपुर कला में नहर पर बनने वाला पुल लोगों की सुविधा की जगह परेशानी बन रहा है। लोगों का कहना है कि पुल बनाने के नाम पर उन्हें महज 4 फीट का रास्ता दिया जा रहा है, जो उनके लिए परेशानी बनेगा। ग्रामीणों का कहना यह है कि नहर के दूसरी पार उनकी खेती, शमशान घाट और पीने के पानी के लिए दूसरी तरफ जाना पड़ता है। ऐसे में 4 फीट का रास्ता उनके लिए काफ़ी नहीं है, उन्हें कम से कम 8 फीट का रास्ता चाहिए। रास्ते की बहुत दिक्कत नहीं है जी। गांव वाले रास्ता मांग रहे, डिपार्टमेंट ने रास्ता दिया, 4 फुट का रास्ता दिया नहीं उन्होंने डिपार्टमेंट ने। बताएंगे बाकी 1 किलोमीटर पुल इधर है, 1 किलोमीटर उधर, दोनों साइड से है रास्ता। बच्चे के लिए रास्ता है, आदमी के लिए यहाँ से दे दिया। दिक्कत ये है जी, ये नहर का पुल बन रहा हमारे यहाँ और ये हमारे निकलने के लिए पुल नहीं बना रहे। अच्छा, 4 फुट को दे रहे हैं, उसमें हमारा कोई काम नहीं चला है और अब खेती भी उठने वाली है। और सबसे बढ़िया तो एक सबसे दिक्कत तो ये है कि हमारा शमशान घाट भी उधर ही है, कहाँ कर निकलेंगे मुर्दे को लेकर। ये कि हमारा शमशान घाट इधर है और पानी पत्ता पीने का लेडीज इधर से ही ले जाती है, मटकों में पानी जाता है। अब वो रास्ता बिल्कुल बंद है इधर से और हम सरकार से डिमांड करते हैं कि हमें पहले रास्ता बनाया जाए कम से कम। तो रास्ता नहीं बना रहे हैं ये लोग। रास्ता 4 फुट का जो, उससे नाज पानी भूस कैसे इधर से लेकर आएंगे। और वहीं बल्लभगढ़ के सेक्टर 24 में स्थित एक कंपनी में भीषण आग लग गई है। जानकारी के मुताबिक कंपनी के छत पर पड़े कबाड़ में अचानक से आग लग गई। गनीमत ये रही कि इस आग में कोई हताहत नहीं हुआ। कंपनी की छत पर कबाड़ में लगी आग को कंपनी के वर्कर्स ने बुझाया है, जिससे कि कंपनी में रखा लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। तो वहीं आपको बता दें कि 8 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को लेकर
समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत फरीदाबाद के सेक्टर 12 खेल परिसर में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। जिले से आई बेटियों ने हिस्सा लिया है। इस कार्यक्रम में विधायक सीमा त्रिखा भी शामिल हुई और सीमा त्रिखा ने कहा है कि हमारा जिला देश के उन 20 जिलों में शामिल है जहां लॉकडाउन के दौरान लोगों की सबसे ज्यादा मदद हुई है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ऑफिस की तरफ से बनाई गई लिस्ट में फरीदाबाद भी शामिल है, जिसके चलते फरीदाबाद जिले को मदद मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जनता की बदौलत ही हम लॉकडाउन के दौरान काम पर आए हैं और ये एनर्जी आप लोग आगे भी बनाकर रखें। कार्यक्रम था ये हमारा महिला खेलकूद प्रतियोगिता का था, महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से। इसमें हमने 3 तरह की रेस का आयोजन किया था, जिसमें एज ग्रुप था 18 से 45 और अबव 45। 18 से 45 में हमने बोरी रेस का आयोजन किया था और एक लेमन रेस का किया था, और जो 45 से अबव थी वो मटका दौड़ का आयोजन किया था। तो ये जो सप्ताह है ये महिला उत्थान सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें हर रोज़ की एक्टिविटी महिलाओं से संबंधित उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको उत्साह दिलाने के लिए, बेटा बेटी एक समान है, कोई फ़र्क नहीं है, इससे संबंधित अलग अलग दिन अलग अलग एक्टिविटी की गई है। और वहीं दिल्ली से सटा हरियाणा का फरीदाबाद शहर हर लिहाज से एक आम आदमी के रहने के लिए बेहतरीन शहर बनता जा रहा है, जहां ज़रूरत की हर सुविधा है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की तरफ से देश की ईज ऑफ लिविंग और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें फरीदाबाद को 111 शहरों में से 40वीं रैंक मिली है। बता दें कि ईज ऑफ लिविंग में एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, आर्थिक स्थिति, सेफ्टी, वेस्ट मैनेजमेंट जैसी सुविधाओं से शहरों को आंका जाता है और इन सभी सुविधाओं में फरीदाबाद पूरे देश में 40वें पायदान पर है। सेफ्टी और सिक्योरिटी में फरीदाबाद शहर को 84.42 अंक मिले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की तरफ से साल 2018 में ईज ऑफ लिविंग सर्वे की शुरुआत की गई थी और साल 2018 में जारी हुई रैंकिंग से देश में 111 शहरों में फरीदाबाद को 72वें पायदान पर देखा गया है, जिसमें लगातार सुधार हुआ है और अब फरीदाबाद 40वें पायदान पर पहुंच गया है। तो 11 शहरों में फरीदाबाद को 40वीं रैंकिंग मिली है। अपने आप में फरीदाबाद के लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि लगातार सुधार वहां पर देखे जा रहे हैं और इसी के चलते अब 40वीं रैंक मिलना फरीदाबाद के लिए एक अच्छी खबर है। 111 शहरों में फरीदाबाद को 40वीं रैंकिंग से नवाजा गया है। आपको बता दें कि कई तरह के पैमाने होते हैं इस रैंकिंग में, चाहे वो बात वेस्ट मैनेजमेंट की हो या फिर पॉल्यूशन की हो। कई तरह के पैमाने रहते हैं जिस पर शहरों को आंका जाता है और उसमें फिलहाल अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो टॉप शहरों में फरीदाबाद शामिल हो चुका है। 111 शहरों की लिस्ट में फरीदाबाद को 40वां स्थान मिला है। और वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद के सेक्टर 30 स्थित स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर कोवैक्सीन का टीका लगवाया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समेत तमाम लोग इस वैक्सीन का टीका लगवा रहे हैं और ऐसे में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग भ्रम फैला रहे हैं वो केवल राजनीति कर रहे हैं। इस टीके से किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोवैक्सीन सबसे पहले लगवाया और सभी देश के लोगों को प्रेरणा दी कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा ये कोवैक्सीन लगवानी चाहिए। इस महामारी से मुक्ति के लिए सभी को ये कोवैक्सीन लगवानी ज़रूरी है, तभी इस बीमारी से मुक्ति मिलेगी, इसका ब्रेक होगा। तो इसलिए जो लोगों के मन में भय या डर का माहौल है, उन सबको अपने मन से इस भय और डर को निकाल देना चाहिए। जब देश का प्रधानमंत्री, देश के सभी वरिष्ठ मंत्री, देश के राष्ट्रपति और सभी मुख्यमंत्री जो लोगों के प्रतिनिधित्व का काम करते हैं,
सभी कोवैक्सीन को लगवा रहे हैं, तो उनके मन में किंचित भी ये भय और डर नहीं रहना चाहिए कि इससे कोई नुकसान होगा। इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो कृष्णपाल गुर्जर ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है और साथ ही साथ सरकार की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं उनका भी जिक्र करते दिखे यहाँ पर कृष्णपाल गुर्जर। साथ ही उनका कहना है कि टीके से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। प्रधानमंत्री का भी जिक्र उन्होंने किया कि प्रधानमंत्री ने भी टीका लगवाया है, कोई साइड इफेक्ट इस टीके के नहीं हैं। साथ ही लोगों को भी संदेश दिया है कि वैक्सीन से घबराने की जरूरत नहीं है। और वहीं बल्लभगढ़ के सेक्टर 24 में स्थित एक कंपनी में भीषण आग लग गई है। जानकारी के मुताबिक कंपनी के छत पर पड़े कबाड़ में अचानक से आग लग गई। गनीमत ये रही कि इस आग से कोई हताहत नहीं हुआ है। वहीं कंपनी की छत पर कबाड़ में लगी आग को कंपनी के वर्कर्स ने बुझाया है, जिससे कि कंपनी में रखा लाखों रुपए का माल जलने से बच गया है। और इसी के साथ मेट्रो न्यूज में इतना ही। नमस्कार।